तो कॉप 29 के थोड़ा बैकग्राउंड की बात करते हैं, उसके बाद हम अभी का जो प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसको समझते हैं। ठीक है, उसको समझने में थोड़ा आसानी होगा अगर बैकग्राउंड नॉलेज होगा। तो जो प्रेजेंट में इस इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे बाकू में हो रहा है, उसको हमें समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो स्टोरी हम 1992 से शुरू करते हैं। ठीक है, 1992 में क्या हुआ, UNFCCC की स्थापना हुई। एक प्रकार की ये एग्रीमेंट है। ठीक है, एग्रीमेंट या ट्रीटी बोल सकते हो, जो भी है एक प्रकार एग्रीमेंट है। इसके माध्यम से क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इशू डील किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से सारे देश मिलकर हर साल मिलते हैं, जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज कौन है? पार्टीज का मतलब है वही कंट्री, हर कंट्री एक पार्टी है। तो 190 देश हैं, 198 देश हैं, 199 देश हैं, तो एवरी कंट्री एक पार्टी है। ठीक है, तो UNFCCC की जो है स्थापना 1992 में एग्री किया गया था और 1994 में ये अस्तित्व में आए थे। ठीक है, फोर्स में आए थे, मतलब लागू हो गए। जैसे कानून नहीं बनाते हम, पार्लियामेंट से कानून बनाए किस दिन तो पास हो गया। ठीक है, प्रेसिडेंट ने उसको अप्रूवल भी दे दिए, लेकिन वो लागू पर्टिकुलर दूसरे दिन होता है, उसी दिन नहीं होता। जिस दिन प्रेसिडेंट ने किसी कानून पर साइन किया उसी दिन कोई कानून लागू नहीं होता, उसको लागू होने का जो है गवर्नमेंट जो है एक डॉक्यूमेंट रिलीज करती है, उस दिन से लागू होता है। उसी प्रकार 1992 में इसकी स्थापना के लिए सारे देश एग्री किए, जिसको बोलते हैं अडॉप्ट किए। इसका रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए कि हमने ऐसी एक पार्टी बनाएंगे या एग्रीमेंट बनाएंगे। तो लगभग सारे देश का मतलब है 198 प्लस देश, सारे देश इसको एग्री किए कि हम हाँ इस बात को एग्री करते हैं, और 1994 में ये जाके फोर्स में आया। तो उसके बाद से लगभग हर साल इसका कॉप हो रहा है। सिर्फ 2020 में नहीं हुआ था, 2020 में कोरोना टाइम चल रहा था, इसलिए उस साल इसका एग्रीमेंट नहीं हुआ था। ऑफलाइन, ऑनलाइन भी हुआ था, क्या नहीं हुआ था, फर्जी था, लेकिन इस प्रकार बोल सको 2020 में इसका कोई कॉप नहीं हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं, तो इसका जो है 1994 में फर्स्ट कॉप हुआ, कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक, कॉप 1 कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। वहाँ पे कुछ ज़्यादा मेजर अचीवमेंट नहीं हुआ। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉप होता है कॉप 3, सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉप 3, इसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल भी बोलते हैं कॉप 3 को, क्योंकि यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। यहाँ पे डेवलप कंट्री ने बोला था कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन या फॉसिल फ्यूल को हम बर्न कम करेंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम से 1990 के लेवल से 5% या 5.2% रिडक्शन करेंगे 2012 तक, एज पर क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, इसको भी देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फिर 2015 में क्या हुआ, पेरिस एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट एक्चुअली हुआ क्या, क्योटो प्रोटोकॉल हम बता देते हैं आगे थोड़ा। देखो 1997 में, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल पर सारे देश एग्री करके गए। ठीक है, सारे देश एग्री करके गए, अपने अपने घर गए। ठीक है, एग्री करने का मतलब है कि हाँ, जैसे कोई रेजोल्यूशन आया कि हम हाँ इससे एग्री करते हैं, सारे देश एग्री किए। मतलब जैसे होता नहीं, घर में कोई बात होती है तो बोलते हैं कौन कौन एग्री करता है इस बात से, कौन कौन एग्री नहीं करता। तो उसमें कुछ बातों पर सारे लोग एग्री करते हैं, कुछ बातों पर सारे लोग एग्री नहीं करते। उसी प्रकार 1992 में जो क्योटो प्रोटोकॉल आया था, ठीक है, रेजोल्यूशन आया था, इस पर लगभग सारे देशों ने एग्री किया था। और इसका फोर्स में जैसे कब आया, फोर्स में आया था ये लगभग 2005 में। देख लो डिफरेंस, 8 साल बाद आया लगभग। देखिए 8 साल बाद फोर्स में आया। 8 साल बाद फोर्स में क्यों आया भाई? क्योंकि पॉलिटिक्स है, क्योंकि कोई भी चीज़ फोर्स में आने के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन को मेट करना चाहिए। पर्टिकुलर यहाँ कंडीशन थी कि 55% रिडक्शन करना। जैसे 55 कंट्रीज जो हैं उनका जो है टोटल एमिशन जो है 55% होना चाहिए। अगर ये ऐसा होता है तब वो फोर्स में आएगा। तो लास्ट में 2004 के आसपास रसिया ने इसको रेटिफाई किया था अपने देश में। हाँ, रेटिफाई करने का मतलब है कि अपने पार्लियामेंट से अप्रूव करा। ठीक है, एज ए कानून हो जाता है। ठीक है,
तो 2005-4 में रसिया ने इसको अप्रूव किया, तो 2005 में ये फोर्स में आया। हालांकि इसको यूएसए ने कभी रेटिफाई नहीं किया, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल को एज ए फैक्ट याद कर लो, यूएसए ने रेटिफाई नहीं किया। फिर क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में फोर्स में आया, तो इसका माना जाता है कि 2008 से 2012 तक फोर्स में रहा। मतलब इस 2008 से 2012 की ड्यूरेशन में तो बात आती है कि 2006-07 में क्या हुआ, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, बस वैसे चलता रहा। तो 2008 से 2012 के बीच में जो है बोला गया है कि डेवलप कंट्री जो हैं वही हैं जो यूएसए, कनाडा, जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो वो लोग बोले कि हम 5% रिडक्शन करेंगे इस फेज में, 2008 से 2012 के बीच में 5% रिडक्शन करेंगे। कहाँ से? 1990 में जो हमारा एमिशन था उसका 5% कम रिडक्शन करेंगे हम। कम रिडक्शन करने के मतलब हम कम एमिशन करेंगे। जैसे 1992 में जैसे 1990 में जो हमारा एमिशन था, ठीक है, हीट ट्रैपिंग गैसेज के, ठीक है, तो 2008 से 2012 के बीच में उसके 5% रिडक्शन करेंगे। तो हालांकि कुछ सफलता इसकी मिली थी, लेकिन यूएसए हमने वही बोला कि यूएसए ने इसको रेटिफाई नहीं किया था, यूएसए के ऊपर कोई कमिटमेंट था ही नहीं। और क्योटो प्रोटोकॉल बाइंडिंग था, सबसे इम्पोर्टेंट इसका ये इफेक्ट है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? बाइंडिंग था। एक बाइंडिंग है, दोनों में बाइंडिंग दो चीज़ें होती है। बाइंडिंग होने का मतलब आपको इसको लागू करना है, एज ए कानून है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको फांसी की सज़ा हो जाएगी, नहीं लागू करेंगे, लेकिन एक मान्यता के तौर पर हमें जैसे सारी चीज़ें मानते हैं एक, क्योंकि इससे ज़्यादा सैंक्टिटी किसकी होगी भाई? अगर आप कानून को नहीं मान रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं। और नॉन बाइंडिंग मतलब है कि कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल बाइंडिंग था। तो क्योटो प्रोटोकॉल का 2012 में फिर से नेगोशिएशन किए गए, तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि 2012 में ये शुरू था कि आफ्टर क्योटो प्रोटोकॉल क्या होगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल 2 फेज में आया था, ठीक है। जो क्योटो प्रोटोकॉल था 2 फेज में आया था, फेज 1, फेज 2। फेज 1 कब से था? 2008 से 2012 के बीच था, और दूसरा फेज था 2013 से 2020 में। हालांकि ये वाला फेज़ का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हो गया, तो इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल के फेज़ 2 का कोई मतलब नहीं है खास। इसमें ज़्यादा देश भी नहीं शामिल थे। तो 2015 में क्या हुआ? पेरिस एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। साइड में वही क्योटो प्रोटोकॉल भी चलता रहा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। इसमें नए नए टारगेट, वो वहाँ क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था कि कुछ कंट्रीज़ के ऊपर बाइंडिंग था, कि बाउंडेशन था कि आपको इमिशन का रिडक्शन कम करना है। लेकिन यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट में क्या हुआ कि सारे के सारे देश अपने अपने एंड पे प्रयास करेंगे कि हम रिडक्शन करेंगे, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है, इसमें ये टेम्परेचर को लेकर कोई टारगेट नहीं दिए गए कि इतना टेम्परेचर हमें कीप करना है। लेकिन जो पेरिस एग्रीमेंट था, इसमें टेम्परेचर हमारा टारगेट है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से हमें, हमारा फोकस है कि 1.5 ही रहे, और मैक्सिमम हम चाहते हैं कि 2 डिग्री ही क्रॉस करें। कब तक? 2100 तक, ठीक है। 21st सेंचुरी की एंड जब होगी तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़े, और हमारी कोशिश है कि 1.5 डिग्री ही टेम्परेचर बढ़े। हम प्रयास करेंगे इसके लिए, लेकिन अगर हो गया, मान लो नहीं सफल होते प्रयास, तो मैक्सिमम हम 2 डिग्री टॉलरेट कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं टॉलरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो है पेरिस एग्रीमेंट में। इसको हम करते हैं। तो 2015 में हमने बताया कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, और 2016 में ये फोर्स में आ गया था, ठीक है। मैंने बताया एक होता है एडॉप्ट करना, कोई चीज़ एडॉप्ट करना, ठीक है। एडॉप्ट करने का मतलब सारे देश इसको एग्री कर रहे हैं, ठीक है। एग्री करना अलग चीज़ होता है, और फोर्स में, इन फोर्स मतलब लागू होना, कोई चीज़ लागू हुई, इस दिन सारे दोस्त एग्री कर रहे हैं, ठीक है, सहमत हैं। आप सहमत हैं कि नहीं? जैसे पूछते नहीं, आप सहमत हैं कि नहीं? बोले सहमत हैं। लगभग 90 देश ने सारे बोले सहमत हैं 2015 में, ठीक है। और इसमें एक टर्म होता है NDC भी होता है,
कि सारे देश नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, सारे देश अपने अपने एंड पर प्रयास करेंगे, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में एक्चुअली क्या था कि सारे बाउंडेशन डेवलप कंट्री थे और डेवलप कंट्री के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं था, उसमें इंडिया और चाइना भी शामिल थे। तो इसलिए यूएसए की समझ सकते हो पॉलिटिक्स के हिसाब से, क्योंकि यूएसए दुनिया का चौधरी है, तो उस हिसाब से उसको लगा कि चाइना इंडिया क्यों नहीं इसमें, चाइना इंडिया का भी एमिशन बढ़ रहा है, स्पेशली चाइना का, तो इनको भी हमें क्योटो प्रोटोकॉल को थोड़ा मोल्ड करना होगा किसी हिसाब से कि सारे देश अपने अपने एंड पर, सारे के सारे देश अपने अपने एंड पर क्या करें, प्रयास करें, जो भी कर सकते हैं करें। और 5 साल बाद जीएसटी होगा, जीएसटी होगा ग्लोबल स्टॉक टेक। तो हर 5 साल बाद जो जितने भी देश हैं अपना अपडेटेड एनडीसी पब्लिश करेंगे, ठीक है, अपडेटेड एनडीसी पब्लिश करेंगे। कहाँ पब्लिश करेंगे, यही जो कॉप होती है ना वहाँ पे बताएंगे, या यूएन एफसीसी का जो सेक्रेटरी है वहाँ पर बताएंगे। तो नेक्स्ट बात आती है कि ये तो सब ठीक है, समझ में आ गया। तो इस जब 2015 का पेरिस एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट हुआ, तब से यहाँ पे प्रॉब्लम ये चल रही है कि क्लाइमेट फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड क्लाइमेट जस्टिस, ठीक है, लॉस एंड डैमेज बोल सकते हो। तो ये सब सारे टर्म इसके बाद ज़्यादा चर्चा में आएगी। क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब है कि जो आप डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज में अंतर क्या है, डेवलप कंट्री है उनके पास टेक्नोलॉजी है, पैसे है, और डेवलपिंग कंट्री इनके पास ना तो पैसे है ना तो टेक्नोलॉजी है। तो डेवलप कंट्रीज़ का पर ये दायित्व है कि आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ को या लेस डेवलप कंट्रीज़ को LDC, लेस डेवलप कंट्रीज़, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़, लेस नहीं लीस्ट है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को या सीड्स को, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को पैसे देना है। क्यों पैसे देना है, क्योंकि जितना भी क्लाइमेट चेंज जो हुआ है अभी तक या अभी हो रहा है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर है, क्योंकि ये जितना भी एमिशन हुआ जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फॉसिल फ्यूल या CO2 का एमिशन हुआ है, उसको डेवलपिंग कंट्रीज़ तो किया नहीं है, या LDC ने या सिट्स ने तो किया नहीं है, किया है सारी डेवलप कंट्री ने। तो डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक दायित्व है कि वो सारे लोग पैसे दें। किनको दें, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, LDC को या SIDS को, ठीक है, इनको पैसे दें। उसी को हम बोलते हैं क्लाइमेट फाइनेंस, उसी को हम बोलते हैं क्लाइमेट फाइनेंस। और दूसरा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने का मतलब ये है कि डेवलप कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री को टेक्नोलॉजी देंगे, कि पैसे दो, ठीक है, पैसे दो, उसे हम जैसे अडाप्ट करें या हम उसको मिटिगेट करें, जो अभी हम फॉसिल फ्यूल को बंद करें तो हम ना बंद करें। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है कि मतलब ये है जैसे सोलर टेक्नोलॉजी, विंड की टेक्नोलॉजी, ये सब रिन्यूएबल सोर्स हैं जिससे पॉल्यूशन नहीं होता, मतलब हीट ट्रैपिंग गैसेज रिलीज नहीं होती इनके माध्यम से। सोलर टेक्नोलॉजी, विंड टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आप हमें ट्रांसफ़र करिए, ठीक है। इस प्रकार की और ग्रीन टेक्नोलॉजी जो भी हैं, तो डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर ये सब बोला जाता है कि आप लोग हमको ये सब ट्रांसफ़र करिए, तो इससे क्या है, बैलेंस बना रहेगा। तो इसे धरती पर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर जैसे हमने बोला है कि पेरिस एग्रीमेंट 1.5 ईयर को ब्रीच नहीं करना है, तो ब्रीच नहीं होगा। तो इसी को लेकर पॉलिटिक्स चलती रहती है, ठीक है। तो इसी प्रकार होते 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 कॉप हमने लिखा है यहाँ पे COP 27, COP 29, COP 30। COP 30 जो है कहाँ होगा, बेले में होगा, ठीक है। बेलेम कहाँ है, ब्राज़ील में। ब्राज़ील में एक जगह है उसको बोलते हैं बेलेम, वहाँ पर होगा COP 30, ठीक है। अब COP 29 हमने बताया कि अजरबैजान में हो रहा है, ठीक है, अजरबैजान में हो रहा है, ठीक है। अजरबैजान में COP 29 कहाँ हो रहा है, अजरबैजान में हो रहा है। COP 28 कहाँ हुआ था, ये दुबई में हुआ था। और दुबई कहाँ है पता है, UAE में। दुबई कहाँ है, UAE में, ठीक है। दुबई कहाँ है, UAE में। COP 27 कहाँ हुआ था, COP 27 हुआ था इजिप्ट में, शर्म अल शेख जगह है दुबई, इजिप्ट में। इजिप्ट में एक शर्म अल शेख जगह है, यहाँ पे
हुआ था काप 27, ठीक है। काप 28 कहाँ हुआ? दुबई में हुआ था। काप 29 कहाँ हुआ? बाकी में हुआ। अब बात करते हैं हम काप 29 की, ठीक है। तो काप 29 की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है। क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर बवाल आया हो, यहाँ पे बोल सकते हो कि सारा बवाल यहीं पे इसीलिए है, क्लाइमेट फाइनेंस। इसको हम फाइनेंस कॉप भी बोलते हैं। जैसे काप 29 को हम बोलते हैं कि ये क्लाइमेट फाइनेंस कॉप है, ठीक है, फाइनेंस कॉप है, क्योंकि यहाँ पे सारा टारगेट है पैसे के ऊपर। एक्चुअली उसके पहले में एक बात और बता देते हैं। एक्चुअली क्या है, 2009 में एंड 2010 में, ठीक है, डेवलप कंट्रीज ने ऐसा प्रॉमिस किया था कि 2020 के पहले नहीं, 2020 से हम जो है डेवलप कंट्री पैसा मोबिलाइज करेंगे, ठीक है। पैसे क्या करेंगे? फंड क्या करेंगे? मोबिलाइज करेंगे, ठीक है। मोबिलाइज कहाँ करेंगे? एक हमने बॉक्स बनाया, ठीक है, समझ करो। इसमें हम सारे लोग पैसे डालेंगे, जैसे यूएसए अपना डालेगा, जर्मनी अपना डालेगा, फ्रांस अपना डालेगा, जापान अपना डालेगा, और जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं सारे के सारे लोग इसमें पैसे डालेंगे। और ये पैसे जो है 2020 से जो है, ये पैसा ऐसा नहीं कि 2019 में प्रॉमिस किया, 2009 में प्रॉमिस किया, 10 में प्रॉमिस किया तो वहीं से देना शुरू कर दी, वहीं से मोबिलाइज करना शुरू, नहीं। 2020 से सारे के सारे देश मोबिलाइज करके जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को ट्रांसफ़र करें। कितने पैसे? $100 बिलियन में, $100 बिलियन पर ईयर, ठीक है। 2020 में देंगे, 21 में देंगे, 22 में देंगे, 23 में देंगे, 24 में देंगे एंड 25 में देंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हर साल 100 बिलियन रुपए जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। वो कैसे आपस में वो बांटेंगे, उसका भी नियम बनाया हुआ है, लेकिन 2009 में इन्होंने बोला था, 2010 में उसको और क्लियर किए गए कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को, डेवलप कंट्रीज़ की तरह 100 बिलियन ट्रांसफ़र किया जाएगा, पैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा एज ए क्लाइमेट फाइनेंस। 2020 के बाद 2020 से शुरू मान सकते हो, 2020 से ही 2020 से 2025 तक ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। पैसे 100 बिलियन, यहाँ पे ध्यान दो, 2025 मैंने लिखा है, ठीक है, 2025 तक ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो 100 बिलियन जो है, 100 बिलियन रुपए जो है, रुपए नहीं, 100 बिलियन डॉलर है, US डॉलर है। तो 2024 चल रहा है, 2025 तक ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। हालांकि ये टारगेट कभी मेट नहीं हुआ, 2022 में मेट हुआ, उसके बाद कभी मेट नहीं हुआ, क्योंकि 2 साल पहले भी नहीं दिए गए, 100 बिलियन नहीं ट्रांसफ़र हुआ, एंड उसके बाद ही 2023 बीत गया, 24 बीत गया, नहीं हुआ। 2025 तक ये जो है एक्सपायर हो जाएगा। जो 100 बिलियन का टारगेट है ना पर ईयर, 100 बिलियन का जो टारगेट है डेवलप कंट्रीज़ की तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ को, 2025 में एक्सपायर हो जाएगा। तो इसके स्थान पर हमें न्यू क्लाइमेट क्वांटिफाइड गोल, ठीक, ऐसा करके नया एग्रीमेंट बना रहे हैं, मतलब क्लाइमेट फाइनेंस के लिए नया टर्म यूज़ कर, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, ठीक है, NCQG, ठीक है। इसकी हमने स्थापना कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि अब डेवलप कंट्रीज जो है ज़्यादा पैसे देंगे। कितना ज़्यादा देंगे अभी हालांकि इसका क्लियर नहीं है, लेकिन अब बात आती है कि ज़्यादा देने का प्रॉब्लम क्यों उठी है। प्रॉब्लम इसलिए उठी क्योंकि 100 बिलियन भाई अब पैसे कम पड़ रहे हैं, क्योंकि अब देश जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और पैसे की रिक्वायरमेंट है, तमाम चीज़ें जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उस हिसाब से जो 100 बिलियन का टारगेट था पर ईयर वो कम पड़ रहा है, ठीक है। हालांकि वो 100 बिलियन तो वो लोग सप्लाई ही नहीं किए, लेकिन इसलिए बोल रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ बोल रहे हैं कि ये पैसे कम है, तो डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर ये फोर्स हुआ कि वो लोग बोल रहे हैं कि इस पैसे को हम बढ़ाएंगे। अब कितना बढ़ाएंगे? तो 100 बिलियन का जो टारगेट है, ठीक है, जो टारगेट है 2025 में एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा वही हमने बताया, इसकी स्थापना हो रही, नया
तो इसकी स्थापना की जाए। तो इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है कि 2035 तक, ठीक है, 300 बिलियन डॉलर, 300 बिलियन या 1.3 ट्रिलियन हम लोग पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। अभी बोले हैं कि इतना ही, डेवलप कंट्रीज बोल रहे हैं कि हम 2035 तक से आपको 300 बिलियन रुपए ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये 2026 से लेकर 2034 के बीच में क्या होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि इसका मतलब है कि वही 100 बिलियन या इसी के आसपास रुपए मिलते रहेंगे, ठीक है। 2035 से हम जो है 300 बिलियन डॉलर ट्रांसफ़र करेंगे डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज़ को। 2026 से 34 के बीच में क्या हुआ, इस बारे में कोई कुछ नहीं बोला जा रहा अभी। तो उसी प्रकार बोल सकते हो कि वही 100 बिलियन के आसपास होगा, देंगे पैसे नहीं देंगे अभी कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि ये मामला बहुत पेचीदा है पैसे वाला, ठीक है। और ये पैसे हम बात कर रहे थे, पैसा जो आता है ना, ये पैसे जो फाइनेंस होता है इसमें भी कई लोचा है। इसमें बोलते हैं कि पब्लिक से आना चाहिए, पब्लिक फंडिंग मतलब गवर्नमेंट दे रही है। दूसरा है प्राइवेट मतलब कोई कंपनी दूसरे देश में जाके इन्वेस्ट करे, वो भी बोल रहे हैं कि पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दूसरा होता है बायलैटरल एग्रीमेंट, मतलब दो देश आपस में एग्री कर बोल रहे हैं कि हम पैसे आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसको आप वो वहाँ पे गिनिएगा, किस में, यूनिवर्सिटी का जो एग्रीमेंट हो वहाँ पे आपको गिनना है क्लाइमेट फाइनेंस के अंतर्गत। या हो सकता है MDB, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, जैसे वर्ल्ड बैंक या ADB, एशियन डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक जो है मेनली, तो इसके माध्यम से जो पैसे ट्रांसफ़र होंगे उसको आप वहाँ पे गिनेंगे, ठीक है। तो सारा का सारा मामला यहाँ पे बाकू में फ़िलहाल यही है। तो जो कॉप यहाँ हुआ था, ठीक है, बाकू में, तो यहाँ पे सारा का सारा मामला है कि डेवलप कंट्रीज बोल रहे हैं कि आपको मैं इतना ही पैसे दे पाएंगे। डेवलपिंग कंट्री बोल रहे हैं कि जो आप 300 बिलियन डॉलर देने का प्रॉमिस कर रहे हो 2035 में, आप पहली बार जो 2030 से ही दीजिए या उससे पहले से ही दीजिए, या हमें ज़्यादा कोशिश करिए हमें 1.3 ट्रिलियन दीजिए। तो वो बोल रहे हैं कि 2035 से 300 बिलियन दे रहे, और ये मांग रहे हैं कि 2030 में ही हमें इतना दो, इससे ज़्यादा ही पैसे मांग रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़। तो यही एक प्रकार से बोलते हो टग ऑफ वार चल रहा है, ठीक है, टग ऑफ वार चल रहा है, ठीक है। रस्सा कसी मची हुई है कि हम इतना पैसे देंगे, हम इतना पैसे देंगे, इतना चाहिए, वो इतना मांग रहे हैं, वो इतना दे रहे हैं। तो एक प्रकार की रस्सा कसी की सिचुएशन बनी हुई है। तो यही रस्सा कसी जो है तो 2025 में कहाँ पे जाएगा, वेलम में जाएगा। क्या होगा वहाँ पे भी हो सकता है कुछ हो, उसे होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि डेवलप कंट्री जो है पैसे ट्रांसफ़र करेंगे नहीं, ठीक है। तो डेवलप कंट्रीज ने प्रॉमिस किया है कि 2035 तक आपको 300 बिलियन देंगे। उसके बीच में क्या होगा उसके क्या नहीं होगा, इस बारे में कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं है। फिलहाल कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई है डेवलप कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच, या LDCs के बीच एंड सीड्स कंट्रीज़ के बीच, ठीक है। तो सारा का सारा मामला यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तो यहाँ पे जो COP29 ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस पर ही बात हुई, और चीज़ों पर बात हुई, जैसे मीथेन इमिशन, इस बात को जो इमिशन होता है, ठीक है, इसका रिडक्शन फिर जो कंट्रीज ने प्लेस किया कि हम 2030 तक 30% रिडक्शन करेंगे, जो हालांकि इंडिया इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया के अपने प्रायोरिटीज़ हैं, क्योंकि इंडिया में भाई हर चीज़ के अभी लाले पड़े हैं। तो अब मीथेन का रिडक्शन वेस्ट से जो है निकल रहा है, जो मीथेन जो है मेनली वेस्ट से निकलता है, ठीक है। मीथेन जो है मेनली वेस्ट से निकलता है, ठीक है। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनके बर्न होने से या उसको सड़ने गलने से वहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। तो इंडियन इस प्लेस में शामिल नहीं होगा। फिर दूसरा है फॉसिल फ्यूल, हाँ उसको मैंने भी लिखा भी होगा, आगे देखो। तो मैं ये बोल रहा था कि यही था वो वाला क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर 2000। मैं बोल रहा था कि यहाँ पे एक बात है और यहाँ पे लिखी है, ध्यान दो, हमने यहाँ पे लिखा है क्लाइमेट डिनायर्स। कुछ लोग हैं इसको क्लाइमेट को अभी भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात को लेकर भी कुछ लोग डिनाई करते हैं। लगभग 99% जो है साइंटिस्ट एग्री करते हैं कि क्लाइमेट चेंज मैन मेड है, ठीक है। 99% साइंटिस्ट एग्री करते हैं कि क्लाइमेट चेंज मैन मेड है या ह्यूमन मेड है। 3% जो है इस बात को नहीं मानते, वो क्लाइमेट डिनायर हैं, ठीक है। क्लाइमेट डिनायर में एक देश है अर्जेंटीना, ठीक है। वहाँ पे एक
फार राइट विंग की पार्टी है जो अभी रूल कर रही है, ठीक है। अर्जेंटीना में फार राइट से आगे वाली पार्टी जो मतलब एकदम देशभक्ति टाइप की है, तो उस टाइप की पार्टी जो है अभी रूल कर रही है अर्जेंटीना में। उस देश ने क्या हुआ कि वहाँ से जो उसके देश के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए थे बाकू में, उन्होंने वापस बुला लिया। उन्होंने बोला कि क्लाइमेट चेंज नाम की कुछ नहीं है, ये सब क्या है। उन्होंने कुछ आर्गूमेंट उन्होंने दिए कि सोशलिस्ट लाई है, ठीक है, ये समाजवादी जो है झूठ है। समाजवादी लोग जो है डेवलप कंट्रीज से पैसे लेना चाहते हैं, पैसे हटना चाहते हैं, काम कुछ नहीं करना चाहते, पैसे लेने का ही बहाना है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसी प्रकार वो अर्जेंटीना बोल सकते हो कि क्लाइमेट डिनायर में है फिलहाल, अभी की गवर्नमेंट जो है क्लाइमेट डिनायर मोड में है। और क्लाइमेट में चेंज कुछ नहीं हो रहा है, ये पैसे मांगने का तरीका है गरीब देशों का, ठीक है। तो हमें 3% देश या 3% साइंटिस्ट एग्री करते हैं, इसी को बात को मानते हैं। दूसरा है फॉसिल फ्यूल को लेकर। फॉसिल फ्यूल को लेकर 2000 COP28 जो हुआ था 2023 में, ठीक है, यहाँ पे बात हुई थी कि फॉसिल फ्यूल को हम ट्रांजिशन अवे करेंगे, ट्रांजिशन अवे होंगे, ठीक है, ट्रांजिशन अवे होंगे। तो इस बात को लेकर 2024 में जो कॉप हुई अजरबैजान में, यहाँ पे इस बात में कोई बात नहीं की। 2023 में जो कॉप हुई थी COP28, तो वहाँ पे बोला गया था कि हम फॉसिल फ्यूल को रिडक्शन करने की नहीं बोले, फॉसिल फ्यूल से हम अवे होंगे मतलब इससे दूर हटेंगे धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इन एनर्जी सिस्टम इन जस्ट ऑर्डरली एंड इक्विटेबल मैनर। इन सब का मतलब ये है कि हम आराम से धीरे धीरे से होंगे, ऐसा नहीं है क्योंकि भाई अब एक अगर कोल प्रोडक्शन से उत्पादन बंद कर देंगे तो उस पर जो रिलाई करते हैं पीपल, तो उनका लाइवलीहुड का क्या है। इसलिए हम धीरे धीरे ट्रांजिशन करेंगे 2050 तक, ठीक है, और नेट जीरो भी प्राप्त कर लेंगे। नेट जीरो होने का मतलब है कि जितना हम CO2 एमिशन कर रहे हैं उतना CO2 कैप्चर कर लेंगे, तो ओवरऑल नेट इम्पैक्ट जीरो होगा, ठीक है। तो 2024 में अभी के जो हुआ कॉप हुई COP29, तो इसमें फॉसिल फ्यूल के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई स्पेशल, ठीक है। दूसरा हमने बात की मीथेन एमिशन। मीथेन के मिशन को लेकर इंडिया इसका पार्ट नहीं है, और बाकी के देश जो कुछ देश मिलकर ग्लोबल मीथेन प्लेज ले रहे हैं, ठीक है, कि हम इस 2030 तक 30% रिडक्शन कर देंगे, 30%, 2030 तक 30% रिडक्शन करेंगे, ठीक है, कुछ देश मिलकर, जिसमें इंडिया पार्ट नहीं है। और एक लॉस एंड डैमेज को लेकर हुआ था। लॉस एंड डैमेज जो है इसको COP27 में ही एग्री कर दिए गए थे। इजिप्ट में जो थे वहाँ पर भी एग्री किए थे, सारे लोग एग्री हो गए थे, ठीक है, कि हाँ ऐसा बना दो, लॉस एंड डैमेज फंड बना दो, ठीक है, यहाँ के आगे लिख लो फंड, ठीक है। लॉस एंड डैमेज, लॉस होने का मतलब है कि कोई चीज़ आप जैसे सपोज करो बाढ़ आई, ठीक है, एक हो सकता है कि आपका घर जो है पूरा का पूरा बाढ़ के पानी से डैमेज होगा, पूरा का पूरा पानी आपके घर के अंदर प्रवेश गया, पूरा का पूरा घर आपका ढह गया, ठीक है, पूरा खत्म, पूरा लॉस हो, कंप्लीट लॉस, उसको हम लॉस बोलेंगे। डैमेज होने का मतलब है कि घर का कुछ पार्ट, जैसे 1-2 कमरे डैमेज हो गए और बाकी पार्ट बचे हैं। या हो सकता है दूसरा एग्जांपल हो सकता है, कोई सपोज करो रोड है, तो रोड का कुछ पार्ट डैमेज हो गया, उसको हम डैमेज वाली कैटेगरी में रखें। लेकिन अगर लॉस होने का मतलब पूरा का पूरा रोड ही खत्म हो गया, ठीक है, पूरा पूरा रोड ही पानी में बाढ़ में बह गया, तो उसको बोलेंगे लॉस हो गया, ठीक है। तो लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया था इजिप्ट में, ठीक है, इजिप्ट में एग्री किए गए थे। तो इसमें बोला गया था कि सारे देश फंड करेंगे, पैसे फाइनेंस करेंगे, और ये सीड्स एंड ELDCs को ट्रांसफ़र किए, क्योंकि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, क्योंकि कुछ देश हैं जैसे मालदीव है हमारे भारत के नीचे ही, तो और वहाँ पैसिफिक में ओशन में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में, तो ऑस्ट्रेलिया के राइट एंड पे जो कुछ देश हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो छोटे छोटे देश आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनके डूबने का खतरा मंडरा रहा है, तो इसलिए उनके लिए भी यहाँ से पैसा दिया जाएगा। तो फिलहाल इसका इनिशियल जो टारगेट था $7 मिलियन था, तभी तो फिलहाल इसमें 750 हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इस बार COP29 में कुछ प्लेस किया था पैसे इसमें डालने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल ये भी बना दिए गए, इसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा। इसका पैसा जो है सिस कंट्रीज़ को, ELDC कंट्रीज़ को मिलेगा, जो स्पेशली ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं फिलहाल में। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन को लेकर भी इंडिया ने कोई प्लेज नहीं दिया है, खास करके
इन्होंने बोला है कि हम ये करेंगे। हालांकि ये 2000 इसके पहले वाले कप में जो हुआ था ग्लासगो में, ठीक है, वहाँ पे इंडिया ने बोला कि $1 बिलियन हम $1 बिलियन नहीं 1 बिलियन टन ऐसे कुछ करके रिडक्शन करेंगे हम, ठीक है। इंडिया ने प्लेस किया था, मैं एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा है, उसको हम बाद में बता सकते हैं, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन को लेकर भी कुछ कंट्रीज़ ने प्लेस किया कि हम डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, ठीक है, या रिडक्शन करेंगे। फिर एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, इसके लिए भी कुछ ज़्यादा नहीं, वही जो पुरानी बातें हैं उसको ही रिपीट किए गए, ठीक है। कंट्रोवर्सी एट कॉप, इसका ये तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर जान लो जानकारी के लिए। कंट्रोवर्सी ये है क्योंकि अजरबैजान जो है कंट्री ये कॉप को होल्ड कर रहा है, क्योंकि उसकी अगर बात करो ना तो 90% जो है इसका रेवेन्यू जो है एक कंट्री रेवेन्यू नहीं 60% रेवेन्यू जो है अजरबैजान की फॉसिल फ्यूल से आता है, और 90% इसकी जीडीपी जो पावर सप्लाई होता है यही फॉसिल फ्यूल से ही हो रहा है, ठीक है। तो अजरबैजान जो कंट्री है जिसने कॉप को होल्ड किया, COP 29 क्लाइमेट चेंज को लेकर, वही कंट्री जो है 90% उसका जो एनर्जी पावर सेक्टर है वहाँ से आता है, फॉसिल फ्यूल से ही आता है, और इसका 60% जो है गवर्नमेंट की इनकम जो है फॉसिल फ्यूल को बेच कर ही आती है। तो इससे समझ कन्फ्लिक्ट हो रहा है ना भाई, क्योंकि आप क्लाइमेट चेंज को रिडक्शन करने की बात कर रहे हैं, आप ही एमिशन कर रहे हैं, आप ही होस्ट कर रहे हैं, तो ये कन्फ्लिक्टिंग चीज़ है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये एक प्रकार से एक कंटेक्स्ट में और समझ सकते हो। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि दो विरोधी इंटरेस्ट एक साथ हैं, ठीक है। हालांकि जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का जो कॉप हो रहे हैं वहाँ पे इनका होना नहीं चाहिए, जो फॉसिल फ्यूल को इमिट कर रहे हैं, लेकिन ये होते हैं, तो एक प्रकार से बोल सकते हो कि कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें हैं, तो इसी को बोलते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके प्रेसिडेंट या इससे रिलेटेड जो प्रेसिडेंट थे वो बोल रहे थे कि जो फॉसिल फ्यूल है, कंट्रोवर्सी यही है कि ये बोल रहे हैं कि ये जो फॉसिल फ्यूल है गिफ्ट ऑफ गॉड है, तो इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं भाई, तो गिफ्ट ऑफ गॉड है तो हम इसको बर्न करके पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को घटा रहे हैं, तो इसको आप बुरा भला नहीं कह सकते। तो सारे के सारे देश यही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि अब भाई पैसे कोई डेवलप कंट्री जो है पैसे दे नहीं रहे हैं, ना टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, वो भी आनाकानी कर रहे हैं, तो सारे के सारे जो डेवलप कंट्रीज है उनके पास जो है सब बर्न कर रहे हैं, वो भी और बेच रहे हैं, खुद जला के एनर्जी ले रहे हैं एंड बेच भी रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, ठीक है। तो कॉप सफल हुआ कि नहीं सफल हुआ, इसको बोल सकते हो कि एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना है सफल असफल, क्योंकि कोई चीज़ 100% असफल सफल नहीं होती, क्योंकि कुछ पॉइंट इसके एग्री किए तो उसको बोल सकते हो सफल हुए, कुछ पॉइंट पे लोग एग्री नहीं करें उसको बोल सकते हो असफल हुए। तो नेट बोल सकते हो कि कॉप ठीक है, सफल भी हुआ असफल भी हुआ, दोनों है। और इसमें एक चीज़ ये सबसे बड़ा इशू उठ रहा है कि जो एक्सपर्ट हैं, जो क्लाइमेट चेंज को समझते हैं, साइंटिस्ट हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो एनजीओ को चलाते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि जो कॉप है एक प्रकार के एक रिलेवेंट नहीं है, जो ऐसे 1992 में बना था, ठीक है, 1992 में बना था और 2024 चल रहा है, तो लगभग 29-30 साल होने जा रहे हैं। तो ये कॉप जो है इसमें एज इट इज़ जो है पहले इसका स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर मैंडेट जो था वही अभी लगभग बना हुआ है, इसमें कोई मेजर चेंज नहीं हुआ, तो ये आउट ऑफ नॉट फिट फॉर पर्पज़। अब ये जो है क्लाइमेट चेंज के पर्पज़ के लिए फिट नहीं है, जो कॉप जो है ना यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो कॉप होती है, ये जो है इसमें जो डिसीजन लिया जाता है या इसमें जो पॉलिटिक्स हो रही है वो फिट नहीं है क्लाइमेट चेंज को लेकर। सम एक्सपर्ट आर क्लेमिंग कि ये फिट नहीं है, नो लॉन्गर फिट फॉर पर्पज़। उन्होंने ऐसा यूएन को लिखा भी था पत्र भी कि इसमें थोड़ा अमेंडमेंट करना चाहिए अब हमें, क्योंकि ये अपने टारगेट को अचीव करने में असफल हो रहा है। हालांकि ये बात सही भी है, क्योंकि ये ज़्यादातर कॉप में कुछ होता नहीं। देखो अगर COP 27 देखो, COP 27 कुछ नहीं हुआ मेजर, COP 28 तो इसमें भी कुछ नहीं हुआ, बस बोल देते हैं कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, करते कुछ नहीं है। उस प्रकार COP 29 में इसमें भी कुछ नहीं हुआ, अगर ध्यान दो तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वही बोल दिए हैं कि 2035 तक। तो सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव है मिल के आए, बोले कि 2035 तक हम आपको $300 बिलियन दें, और किए क्या, ध्यान से देखो तो उसमें कुछ किए थोड़ी है कि 2035 तक $300 बिलियन देंगे। फिलहाल अभी जो है 100 बिलियन दे रहे हैं, वही देते रहेंगे, शायद वो भी ना दें, कुछ पता नहीं है। और क्या किया, कुछ नहीं किया, सब आके प्लेस करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत पैसे देते हैं, लेकिन जितना रिक्वायरमेंट है और जो फंड आता है, जैसे सपोज करो रिक्वायरमेंट है आपको 500 रुपये की, आ रहा है ये 50 रुपये, तो कहाँ से वही होगा, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। तो इसका पीछे रीज़न है कि
इसके पीछे रीज़न है क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, इसमें दो लोग हैं, एक है रिच और एक है पुअर। एक है रिच कंट्री, एक है पुअर कंट्री। उसी प्रकार जो एक है पुअर लोग और एक है रिच लोग। देखो भाई, डेवलप कंट्रीज़ या रिच कंट्रीज़ के ऊपर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सबसे लास्ट में पड़ेगा, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास पैसे हैं, उसके पास मेंटल कैपेबिलिटी है, क्षमता है, तो वो लोग झेल पाएंगे। और सारा के सारा जो नुकसान है, लॉस एंड डैमेज भी हो रहा है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा हो रहा है, पुअर या LDC कंट्रीज़ में, ये सिड्स कंट्रीज़ में कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज़। इसलिए सारी की सारी प्रॉब्लम यही लोग झेल रहे हैं। इसीलिए क्लाइमेट जस्टिस का मामला उठता है। क्लाइमेट जस्टिस का मतलब भाई, डेवलप कंट्रीज जो है ज़्यादा उन्होंने फॉसिल फ्यूल का एमिशन किया है, तो उनको पैसे देना चाहिए, टेक्नोलॉजी देना चाहिए, लेकिन फिलहाल वो देना नहीं चाहता, आनाकानी करते हैं उसमें। तो उसका बर्डन जो है डेवलपिंग कंट्रीज झेल रहे हैं, उसकी समस्या जो है सारी की सारी डेवलपिंग कंट्रीज झेल रहे हैं या पुअर कंट्रीज झेल रहे हैं, पुअर पीपल झेल रहे हैं। तो उसी प्रकार अगर हम इंडिया जैसे देश में बात करें, तो इंडिया जैसे देश में भी अगर देखो, जो रिच लोग हैं उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लाइमेट चेंज हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेजर उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर पुअर पे 99% 100% इम्पैक्ट पड़ा है, तो रिच पे 1% पड़ा। समझ सकते हो कि रिच पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्लाइमेट चेंज का। नेगोशिएशन क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है।